जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जस्ट वॉच। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साइंस सेक्शन है जो आपके आने वाले एमपी कांस्टेबल और एमपीएसआई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों के लिए गलत उद्देश्य है? व्हाट कुड बी द रॉन्ग पर्पज फॉर इस्टेब्लिशिंग ए नेशनल पार्क्स इन अवर कंट्री? हमारे देश में जब नेशनल पार्क्स को बनाया जाता है उसको बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं ताकि वहाँ की जो स्पीसीज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, वो एक प्रोटेक्टेड एरिया हो। तो आपके ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। नेशनल पार्क जो है प्रोटेक्ट करते हैं प्लेसेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी को। नेशनल पार्क जो है बहुत सारे इंडेमिक स्पीसीज़ के होम हो सकते हैं। इंडेमिक स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन में पाई जाती हैं, हर जगह नहीं पाई जाती। जैसे कि साइबेरियन क्रेन है, वो सिर्फ साइबेरिया में पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जा सकते। तो साइबेरियन क्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ का नेशनल पार्क्स होगा। ऑप्शन सी बोलता है कि आदिवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान और उन स्थानों की भी रक्षा करते हैं जो दिखाते हैं कि लोग अतीत में कैसे रहते थे। और ऑप्शन डी जो है राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ये नेशनल पार्क्स बनाने की ये वजह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि नेशनल पार्क्स हम जहाँ बनाएं वो प्रोटेक्टेड एरिया ना हो। नेशनल पार्क जो है हमेशा एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है। वहाँ पर किसी भी तरह की ग्रेजिंग या चराई जो अपने जानवरों को लेके जाएं या किसी तरह कटिंग करना, लकड़ी को काटना, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बाकी ऑप्शन ए बी सी जो है कि एक नेचुरल ब्यूटी का काम करता है नेशनल पार्क, बिल्कुल सही जवाब है। मतलब ये पर्पस तो है ही नेशनल पार्क्स को बनाने का। ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं इंडेमिक स्पीसीज को, ये भी बिल्कुल सही है। और आदिवासियों से जुड़ी जो बहुत सारी पुरानी उनके रीति रिवाजों से चीज़ें जो संबंधित हैं नेशनल पार्क्स में, वो भी सुरक्षित हो जाती हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए बी सी जो है ये बिल्कुल एक राइट पर्पज़ है नेशनल पार्क्स को बनाने का। लेकिन जो ऑप्शन डी जो है वो एक राइट पर्पज़ नहीं है नेशनल पार्क्स बनाने का, क्योंकि वो हमेशा एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस इन विच जोन ऑफ कैंडल फ्लेम? मोमबत्ती की लौ के किस क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है? मतलब मोमबत्ती का जो लौ है, ये आप देख पा रहे हैं जैसा कि फिगर में, सबसे ज़्यादा इसमें दहन कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मोमबत्ती का जो दहन है उसमें 3 पार्ट होते हैं, इनर जोन, आउटर जोन, मिडिल जोन। और आपके ऑप्शन जो 4 है उसमें डार्क जोन भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा आउटर जोन होता है, जहाँ पर आप देखते हो कैंडल की फ्लेम ब्लू कलर में जलती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट मतलब प्रोड्यूस होता है। इसलिए जो आउटर जोन होता है सबसे ज़्यादा लो यहीं पे होता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आप इसके बारे में जो इसकी 2 जोन है उनके बारे में जान जाइए। मिडिल जोन जो है वहाँ पर पार्शियल कंबशन होता है, मतलब पूरी तरह से मोमबत्ती जो है नहीं जलती है, कम जलती है। इसलिए यहाँ पर जो हीट होता है वो मॉडरेट होता है, कम होता है। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो पार्ट होता है वैक्स वाला पार्ट, जहाँ पर मोम होती है, वैक्स वाला पार्ट होता है और वहाँ पर सबसे कम हीट होती है। तो आपका ऑप्शन जो पूछा जा रहा है कि मोमबत्ती के लौ में किस जगह पर पूर्ण दहन होगा, तो आउटर जोन में जो है पूरी तरह से पूर्ण दहन होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नॉन एज एस्कॉर्बिक एसिड? निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। तो विटामिन जो सी है इसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। और विटामिन ए बी सी इन सब का आप रासायनिक नेम जान जाइए। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी का जो है थाइमिन है। विटामिन सी का आपको पता ही है एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का जो है कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन ई का जो है वो टेकोफेरॉल है। आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में ये सारे नाम पूछे जाते हैं, आप अब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग ए सॉलिड टू ए गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट? द्रव अवस्था में गुजारे बिना किसी ठोस को यदि हम डायरेक्टली उसको गैसीय अवस्था में बदल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है मेल्टिंग बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं या कंडेंसेशन बोलते हैं। जब कोई भी गैसीय चीज़ डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाती है विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। लेकिन कोई भी यदि सॉलिड चीज़ है वो डायरेक्टली गैस में बदल रही है, सॉलिड से क्या बदल रही है, वो गैस में बदल रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और भी जो इसके आंसर्स हो सकते हैं आप उसे सुन लीजिए, और भी ऑप्शन जो हैं।
यदि कोई भी चीज़ गैस से डायरेक्टली लिक्विड में बदल रही है, यदि कोई भी चीज़ गैस से लिक्विड में बदल रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। और कोई भी चीज़ यदि लिक्विड से गैस में बदल रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। और कोई भी चीज़ सॉलिड से यदि लिक्विड में बदल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। और कोई भी चीज़ लिक्विड से सॉलिड में बदल रही है उसको हम लोग फ्रीजिंग बोलेंगे। ये जो 6 टर्मिनोलॉजी हैं ये डिफरेंट एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर फ्रॉक्स थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ इन वाटर। मेढकों में थायरोक्सिन उत्पादन के लिए पानी में किसकी उपस्थिति जो है सबसे आवश्यक है? क्या वो आयोडीन है, क्या मैग्नीशियम है, क्या पोटेशियम है, या कैल्शियम है? तो इसमें जो फ्रॉक्स होते हैं सबसे पहले वो टोडपोल स्टेट में होते हैं, मतलब बिल्कुल बच्चे हैं। जब वो एडल्ट फ्रॉक्स बनते हैं उसके लिए उनको थायरोक्सिन का प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और थायरोक्सिन तभी प्रोड्यूस होगा जब वो जिस पानी में है वहाँ पर उस पानी में क्या पाया जाए, आयोडीन पाया जाए। यदि उस पानी में आयोडीन की मात्रा उपस्थित है तभी फ्रॉक्स जो है अपने आप में थायरोक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, और वो थायरोक्सिन उनको हेल्प करेगी कि वो टेडपोल स्टेट से एडल्ट फ्रॉक्स में कन्वर्ट हो सकें। ऑप्शन ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। एस्बेस्टोसिस जो है एक बीमारी है, तो आखिर में किसकी बीमारी है एस्बेस्टोसिस? क्या ये फेफड़े की बीमारी है, क्या ये डेंटल या दांतों की बीमारी है, या आँख की बीमारी है, या किडनी की बीमारी है? तो एस्बेस्टोसिस जो है एक लंग्स की बीमारी है। इसमें क्या होता है, लंग्स कैंसर हो जाते हैं। एस्बेस्टोसिस जो है एक फाइब्रस मिनरल होता है, यदि इसके कंटेक्ट में कोई आदमी काफ़ी देर तक आ जाए तो उसके जो ब्रोंकियल्स या लंग्स या फेफड़े होते हैं उनमें वो जाकर जमा होने लगता है और धीरे धीरे करके वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो एस्बेस्टोसिस जो है एक लंग्स की बीमारी है जिसमें कैंसर हो जाता है लंग्स में। तो ये रहा इसका आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग नॉट एन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? पेट्रोल बिल्कुल एक ज्वलनशील पदार्थ है। पेट्रोल में आप जैसे ही आग लगाएंगे बिल्कुल आग लग जाएगी। अल्कोहल में भी आग लग जाती है, एलपीजी में भी लगती है, लेकिन ऑक्सीजन में आग नहीं लग सकती है विदाउट बीइंग प्रेजेंट एनी अदर सब्सटेंस। सिंगल ऑक्सीजन में कभी भी आग नहीं लग सकती। इसलिए दिए गए ऑप्शन में से जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। हु propounded द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो विकास का सिद्धांत आपके ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स मेटकॉफ, या जॉनसन चार्ल्स। तो जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था विकास का सिद्धांत। और इन्होंने अपने सिद्धांत में बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में। यदि कोई भी पर्यावरण में कोई भी जीव जाति रहते हैं, यदि उस पर्यावरण को सबसे अच्छे से जो एडॉप्ट कर लेगा वही वहाँ पर रह सकेगा काफ़ी लंबे देर तक। बाकी लोग जो अडॉप्ट नहीं कर सकते वो क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसलिए जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की जो थ्योरी है कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन में दिया था। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम का क्या एग्जाम्पल है? आपके ऑप्शन जो हैं ए ओवन, रेफ्रिजरेटर, स्टीम टरबाइन, या मेटलर्जी। तो जो क्लोज सिस्टम, देखिए आप थर्मोडाइनमिक्स में दो चीज़ पढ़े होंगे, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जो है वो अलाउ होती है, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज होता है, लेकिन उसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है। लेकिन जो ओपन सिस्टम होता है उसमें एनर्जी का और मैटर का दोनों ही एक्सचेंज होता है। आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे कोई भी पानी को हम हीट करते हैं तो पानी उबलते उबलते नीचे से हीट होते हो तो ऊपर तक पानी हीट हो गया, इसका मतलब एनर्जी क्या हुई, नीचे से ऊपर आ गई। तो एनर्जी का तो एक्सचेंज हुआ ही। और मैटर कैसे एक्सचेंज हुआ? जो पानी है भाप के रूप में बन के उड़ने लगा तो पानी क्या हुआ, एक एटमॉस्फेयर में चला गया, ओपन में, ओपन सिस्टम में। इसलिए जो पानी हम जब गर्म करते हैं ये क्या है, ओपन सिस्टम है। लेकिन इसका आंसर जो है कि क्लोज सिस्टम पूछा है, वो क्या होगा, तो रेफ्रिजरेटर होगा। रेफ्रिजरेटर क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेटर को हम लोग देते हैं तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होने लगती है मैकेनिकल एनर्जी में, और आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो ठंडा होने लगता है। लेकिन जो ठंडा हुआ रेफ्रिजरेटर, क्या वो भी सिस्टम या इन्वायरमेंट में उसकी जो ठंडक को बाहर आती है? नहीं आती। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, लेकिन मैटर जो है एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इसलिए जो रेफ्रिजरेटर क्या है, क्लोज सिस्टम है। आप बिल्कुल याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड टू मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। पानी पीने के लिए सुरक्षित बनाने की विधि निम्नलिखित में से कौन हो सकती है? फ्रीज कर दिया जाए, यदि पानी को काफ़ी देर तक ठंडा कर दिया जाए तो क्या वो सबसे उत्तम पानी हो जाएगा हमारे उपयोग के लिए?
या पानी को हम गर्म कर दें तब वो हमारे लिए सबसे सर्वोत्तम हो सकता है, या उसमें नमक डाल दें या क्लोरीन मिला दें। यदि हम पानी को गर्म कर देते हैं तो सबसे अच्छा जो है पानी हमारे उपयोग के लिए वो हो जाएगा। यदि पानी को गर्म कर देंगे तो उससे सारे जर्म्स जो है वो मर जाएंगे और हमारे लिए सबसे बेस्ट उपाय हो जाएगा पानी। विच टाइप ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन, शीत ऋतु में किस तरह की फसल जो है वो उगाई जाती है। आपके ऑप्शन है खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, सीजनल क्रॉप या कॉमर्स क्रॉप। तो जो ठंड के मौसम में या शीत ऋतु में जो फसल उगाई जाती है उसको हम लोग रबी क्रॉप बोलते हैं। और रबी क्रॉप की और कौन सी क्रॉप्स हैं, जैसे कि रबी में हम लोग गेहूँ बोते हैं, मस्टर्ड बोते हैं, ग्राम बोते हैं, चना बोते हैं। और जो खरीफ की क्रॉप होती है, खरीफ में हम लोग अक्सर धान बोते हैं, मक्का बोते हैं, बाजरा बोते हैं, ये जो है खरीफ की क्रॉप हैं। और सीजनल क्रॉप्स में जो है हम लोग वाटरमेलन और ये सब बोते हैं, ये हैं सीजनल क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्ड फ्लाइट एडॉप्टेशन इज बिकॉज ऑफ, पक्षी की उड़ान क्यों, क्या ऐसा पक्षी में उपस्थित है जो उसको अनुकूलित बनाती है वो उड़ान भरने के लिए। क्या उनके पंख हैं ऐसे जो उनको उड़ान के लायक बनाती हैं, क्या उनकी पंखदार आवरण जिस तरह से उनका पंख बनाया गया है वो ऑप्शन है, क्या उनका इंसुलेशन है, क्या उनकी खोखली हुई हड्डियां हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, होलो बोन। उनकी हड्डियां जो हैं बिल्कुल खोखली होती हैं तो इसलिए वो वजनी नहीं होती। यदि उनकी हड्डियां वजनी नहीं है तो उनको उड़ान भरने में वो काफ़ी मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लॉन्ग चेन मेड ऑफ स्मॉल रिपीटिंग मोनोमर। जब कोई भी मोनोमर को हम लोग रिपीट करते हैं, एक के बाद एक मोनोमर यदि लगातार लगाया जाए तो वो क्या बनाएंगे, क्या वो पॉलीथीन बनाएंगे, क्या वो पॉलीमर बनाएंगे, क्या वो सिल्क बनाएंगे, क्या वो टेरिकॉट बनाएंगे। तो जब एक मोनोमर को हम एक कंटिन्यूस रिपीटिंग श्रृंखला में रखते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। बहुत सारे मोनोमर मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। ये इसका आंसर जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। पॉलीमर के जो एग्जांपल हैं नाइलॉन है, टेफ्लॉन है, एपॉक्सी है, ये सब किसके एग्जांपल हैं, पॉलीमर के। आप इनको याद रखिएगा। ये रहा आज का वीडियो। हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।